मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल हम गोल। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल, वृत्त के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। ये पाई क्यों भाई, इसका भी होगा उपाय। सबसे पहले जानते हैं वृत्त के परिभाषा को समझते हैं। क्या है भाई वृत्त? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। किसी निश्चित बिंदु से, और वो निश्चित बिंदु है ये जिसका नाम है केंद्र, सेंटर, किसी निश्चित बिंदु से, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पे कौन लोग स्थित हैं? बिंदुओं का बिंदु पथ स्थित है। बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदु पथ बात हो रही है इसकी, ठीक है ना। ये जो बिंदु पथ नजर आ रहा है आपको, इसकी, ये जो बिंदु पथ है इस सेंटर से, इस केंद्र से हर तरफ बराबर दूरी पर स्थित है। ये बिंदु पथ, ये वाला जो पथ है, ये बिंदु पथ इस सेंटर से हर तरफ बराबर दूरी पर स्थित है। ऐसी आकृति को कहते हैं वृत्त। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं ये जो बिंदु पथ नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये कोर, ये आप इसको कहेंगे परिधि, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और ये जो समान दूरी की बात की गई है सेंटर से किसी भी ओर, या इधर या इधर या इधर या किधर भी, ठीक है ना, इसका नाम दिया गया है त्रिज्या। ठीक है ना, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, फेयर इनफ। आगे बढ़, ये मैंने कुछ और वृत्त मैंने ड्रॉ किया है, कुछ और चीजों को जानेंगे। ये सेंटर, ये जो लाइन है, ये पूरा हिस्सा परिधि, और ये त्रिज्या। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां तक त्रिज्या 1 आर, यहां से यहां तक भी त्रिज्या 2 आर, और इस पूरे लाइन को कहा जाता है व्यास। इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं डी से। इस पूरे लाइन को क्या कहा जाता है बच्चों? व्यास। इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, ठीक है ना, जो कि सेंटर से होकर गुजरता है। इसको हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ये भी व्यास है। अनगिनत व्यास हम यहां खींच सकते हैं बच्चों, और वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं भी हो सकती हैं बच्चों। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? समझना, ये सब त्रिज्या है। ठीक है ना, और एक छोर से पूरे दूसरे छोर तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो हमने देखा कि सेंटर से एक छोर की दूरी को त्रिज्या, और सेंटर से एक छोर की दूरी को त्रिज्या हम कहते हैं, हम समझ गए हैं। पर पूरी दूरी, एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी को यानी कि व्यास कहा जाता है। यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी कि व्यास जो होता है 2 त्रिज्या के बराबर होता है। यानी व्यास बराबर 2r। ये संबंध है व्यास और त्रिज्या में, याद रखना। अगर व्यास का मान फॉर एन एग्जाम्पल, व्यास का मान आपको 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर व्यास का मान, डी का मान, तो आप जो है त्रिज्या आसानी से पता कर सकते हैं। कितना भाई? 7, उसका जस्ट हाफ। ठीक है, या त्रिज्या दी हुई हो 7 तो हम व्यास पता कर सकते हैं कितना? इसका डबल। ठीक है ना, 14। फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वृत्त की परिधि के बारे में। ठीक है ना, वृत्त की परिधि के बारे में। वृत्त की परिधि क्या है और उसका सूत्र जो है 2 पाई आर है। क्यों है वो अभी हम देखेंगे अभी। ठीक है ना, पहले परिधि जानते हैं क्या है। ये सर्कल है, आप देख सकते हैं भाई, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, थोड़ा अंडा जैसा मेरा सर्कल दिख रहा है। खाना नहीं, पचेगा नहीं ये वाला। खैर,
तो यहाँ पे ये आप सर्कल आप देख रहे हो, इसको मैंने मान के चलो मैंने एक धागा से ऐसे लपेट दिया, इस तरह से लपेट दिया, धागा से ऐसे गोलाकार धागा लिया मैंने, ऐसे सीधा ऐसे धागा लिया और फिर उसको मैंने ऐसे 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 करके मैंने क्या कर दिया भाई, गोल कर दिया। ठीक है ना, इस तरह का मैंने कर दिया, इस तरह से मैंने कर दिया। तो वो धागा तो ऐसे लंबी थी ना भाई, उसको मैंने ऐसे किया है, तो उसको वापस ऐसे हम खोलेंगे तो इस तरह की लंबी फिर से हो जाएगी। तो ये जो है एक धागा इतनी लंबी है, यही लंबाई को हमने इस शक्ल में कर दिया है। तो ये घेरा जो है इसी को कहा जाता है परिधि। ठीक है ना, इस घेरे को क्या कही जाती है भाई, परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस जो है 2 पाई r। ठीक है ना, r तो हम जान पहचान है भाई, है ना। अभी हम समझेंगे इसको। पाई, पाई क्यों, पाई क्या चीज है, तो पाई जो है ना ग्रीक अल्फाबेट का 16वां अक्षर है। ठीक है ना, और इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, उनके अल्फाबेट में वो लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से कुछ लिखते हैं, पर हम पाई को इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने जाना पाई क्या चीज है। ये इस्तेमाल जो है एक तरह से प्रतीक के रूप में लिया गया है, प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ये है क्या चीज, किसके स्थान पर यह इस्तेमाल किया जाता है, तो हम समझेंगे। इसके पीछे एक कहानी है। पहले ज़माने में ऐसा होता था ना, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ढोने के लिए जिन पहियों का इस्तेमाल किया जाता था ना, वो पहिए ना पूरी तरह से गोल नहीं होते थे, वो उतने गोल नहीं होते थे जितने होने चाहिए। जितने आज पहिए बनाए जाते हैं गोल, उतने वो पहले नहीं, क्योंकि उनके पास उतना मेजरमेंट नहीं था। तो इसी वजह से उनके जो सामान जो होते थे वो गिर जाते थे। तो धीरे धीरे इस पर परीक्षण किया गया, तो यही समझ में आया कि कोई भी गोल आकृति पूरी तरह से गोल तभी होगी जब उसकी परिधि यानी ये वाली लंबाई और उसका व्यास यानी कि ये व्यास, ठीक है ना, यानी कि उसके परिधि को उस पहिए के परिधि को उसके व्यास से अगर हम भाग दे दें तो एक स्थिर नंबर आएगा, एक स्थिर अंक आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है ना, और वो नंबर कुछ इस तरह का रहेगा। वो नंबर किस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा। ठीक है ना बच्चों, और इसको प्रतीक इसके आगे भी है, जैसे 3.1415926535 आगे और भी इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है ना, और इसी को प्रतीक के रूप में क्या दे दिया गया, पाई। ठीक है ना, अब समझ में आ गया हो कि पाई क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसके रिजल्ट को, इनके भाग को पाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और पाई का मान कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना, लगभग के तौर पे यही नहीं होता है। पाई का मान एक्चुअली आज तक जो है पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया है, आज तक कोई लगा नहीं पाया। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर भी जो है वो इसके मान को नहीं पता लगा पाया है। पाई का मान दो तरह से लिखा जाता है। पाई का मान 22/7 लगभग, ठीक है ना, या और ये 3.14 इस तरह से लिखा जाता है। तो ये लगभग के तौर पे है ना, एग्जैक्टली यही नहीं है। ठीक है ना, एग्जैक्टली ये नहीं, ये लगभग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जब ये समझ लिया गया कि चीजें तभी गोल होंगी जब इस तरह का हमें परिणाम मिलेगा कि उसके परिधि को व्यास से भाग दे दें, तो फिर जो नंबर मिलेगा कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है ना, तो उनको समझ में आने लगा कि अब हम चीजों को गोल कर सकते हैं, परिधि को गोल कर सकते हैं, ये पहियों को गोल कर सकते हैं, माफ कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि पाई के दो मान इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह से। तो ये दोनों मान जो हैं एग्जैक्टली मान नहीं है पाई के। ठीक है ना, पाई का मान 22/7 जो कि एक परिमेय संख्या है, और ये जो पाई जो है
22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, और जो पाई है 3.14 ये जो है वो उसका मान इस तरह से है जो कि अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? जब हम इसको भाग देते हैं ना बच्चों, इसको 22/7 को, तो आंसर कुछ इस तरह से मिलता है 3.142857 इस तरह से रिपीट होते रहता है, यही चीज ऐसे रिपीट होते रहता है। तब गौर से देखेंगे पाई का वैल्यू कुछ इस तरह से, आगे और भी है, यहां कभी भी रिपीटेशन नहीं होता है। जबकि 22/7 को जब हम भाग देते हैं तो इस तरह से नंबर मिलते हैं हमें, इस तरह से। तो चूंकि दोनों के ये वाले तीन डिजिट जो हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए इस मान को भी और इस मान को भी आज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हालांकि आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर पे आप ये स्क्रीन, सुपर कंप्यूटर ने जो मान पता लगाया, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से सुपर कंप्यूटर ने इसका मान निकाला, पाई का मान निकाला, पर वो भी असफल रहा। तो परिमेय संख्या इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसे हम p/q के रूप में इस तरह से दर्शा रहे हैं। लेकिन जो है इसको हम p/q के रूप में नहीं दर्शा रहे हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे रिपीटेशन किसी भी संख्या की नहीं हो रही है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। जब आपको परिमेय अपरिमेय पढ़ने के लिए आएगा तो आप समझिएगा, ठीक है ना। तो पाई के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। अभी हम समझेंगे कि 22/7 ही क्यों आता है, 22/7 ही क्यों लिया गया, या 3.14 ही क्यों, ठीक है ना, यही क्यों। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे। आप कुछ वृत्त बना लो, इस तरह से वृत्त बना लो। उसके बाद हम ये जो सूत्र शुरू किए हैं उसको हम लोग खत्म करेंगे। अभी ये आप वृत्त बना लो, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं हम, कितना ले लें, 3.5 सेंटीमीटर मान के चलो, और इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर मान के चलो, ठीक है ना। ऐसे हमने ले लिया। अभी हम इनकी परिधि को पता करेंगे इस सूत्र से। उसके बाद हम क्या, अभी हमारे पास परिणाम आता है उसको हम देखेंगे। पाई आर परिधि का सूत्र क्या होता है भाई, 2πr। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम यहाँ पे 2 × 22/7 पाई के स्थान पे रखते हैं, जो कि एक लगभग मान है, अप्रॉक्स माना जाता है, एक्यूरेट नहीं। r के जगह पे हम ले लेते हैं 7। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आया, 22 दूनी 44, यानी इसकी परिधि क्या आएगी, 44, ठीक है ना। इसकी परिधि लगभग, ठीक है ना, एक्यूरेट नहीं। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 22/7 और ये 3.5 2πr, ठीक है ना, 2πr इस तरह से। पाई का हमने ये वाला मान लिया इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 7 एकम 7, यहाँ 0.5 से ये कटेगा तो 22 दूनी 44, 44 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22, ठीक है ना। ये आप गुना करके देखोगे तो आपको 22 मिलेगा यहाँ पे। तो आपने देखा इसकी त्रिज्या r है और इसकी परिधि कितनी है भाई, 22। इसकी त्रिज्या 7 है, इसकी परिधि कितनी है, 44। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, गौर से देखना। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, 2πr, r का मान कितना, 14। इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 7, 7 दूनी 14, गुना करो सबको, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ये परिधि निकली, तो हमें 3 परिधियां प्राप्त है। अभी गौर से आप देखना कि किस तरह से हम पाई का वैल्यू तीनों के लिए निकालेंगे। कि हमने जो 22/7 ही इस्तेमाल किया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उतना ये इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये भी हमें बात समझ में आएगा, है ना। 22/7 आएगा या फिर 3.14 आएगा, अभी हमें बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो पाई कैसे निकालते हैं, परिधि और व्यास को भाग देते हैं। तो परिधि 44 है और ये 7 है। तो चलो हम, ये 7 क्या चीज है भाई, त्रिज्या है। व्यास कितना हो जाएगा, व्यास यहां से यहां तक पूरा लाइन को क्या कहते हैं, व्यास, ठीक है ना। तो व्यास कितना हो जाएगा बच्चों, खुद ही सोच लो कितना हो जाएगा, 14। कैसे, इसका डबल व्यास यहां से यहां तक। जब यहां से यहां तक 7 तो यहां से यहां तक एक और 7, 7 7 14।
तो हमारे पास व्यास है 14। अब 44 को हम 14 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, पाई। भाग दे के देखो, आपको बात समझ में आ जाएगी, या फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। गौर से देखो यहाँ पे 22/7 निकल के आया। पाई का मान क्या निकल के आया, 22/7। उसी तरह से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 3.5 है, आप देख सकते हैं आर। इस व्यास कितना होगा, इधर भी 3.5 हो जाएगा, सेंटर से इधर, तो ये पूरा पूरी 7 हो जाएगा। व्यास यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 22 को इससे भाग देंगे तो पाई का मान कितना निकल के आएगा, परिधि बटा व्यास, तो कितना निकल के आएगा, 22/7। ठीक है ना। अभी यहाँ आते हैं, यहाँ परीक्षण करते हैं। ये त्रिज्या 14 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 14 28। अब हम 88 को यानी परिधि को भाग देंगे व्यास से तो कितना मान निकल के आएगा, तो यहाँ पे आप काट लो भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। इसमें भी क्या मिला भाई हमें, 22/7। तो अलग अलग त्रिज्याएं थी, अलग अलग सबका साइज था। ठीक है ना, सभी वृत्तों का साइज क्या था, अलग अलग था, पर इनके व्यास और परिधि और व्यास को जब हमने भाग दिया तो एक कांस्टेंट नंबर हमें मिला है। देख रहे हो ना, सब में 22/7 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसी से पता चलता है कि कोई भी चीज गोल तभी होती है जब उसमें परिधि और व्यास का जो भाग होगा वो कुछ इस तरह से मान आएगा। आप 22/7 को भी भाग दोगे तो इस तरह से नंबर मिलेगा, आगे ऐसा नहीं मिलेगा, पर ये पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट तो मिलना है उसमें भी। ठीक है ना, तो पाई का मान हम 3.14 मानेंगे लगभग के तौर पे। अब हम देखते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr कैसे बना। ठीक है ना, तो हम समझेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी चीज गोल तभी होगी जब परिधि को भाग देंगे व्यास से तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। ये हम जानते हैं, अभी हमने देखा सीखा। ठीक है ना, अब आपको परिधि जानना है तो आप इसको इधर ले आओ, तो परिधि आप यहां पर रहने दो। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुना ये व्यास, ये भाग में इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक है ना, और व्यास क्या होता है, यहां से यहां तक एक आर त्रिज्या, यहां से यहां तक एक और आर त्रिज्या, तो यहां से यहां तक जो लाइन बनती है उसका ही नाम क्या होता है, व्यास। तो कितनी त्रिज्या हो गई, 2। यानी कि व्यास में कुल मिलाकर कितनी त्रिज्या होती है भाई, 2 त्रिज्या। और ये पाई ये वाला हम लिख रहे हैं, और ये परिधि। अब इसको मिलाकर लिखो तो परिधि बराबर आपको क्या दिखाई देता है बच्चों, गौर से देखो, 2πr। अब लिख सकते हो 2πr। इस तरह से सूत्र बनता है वृत्त की परिधि का। फेयर इनफ। अब हम इस चीज को एक और उदाहरण से हम समझेंगे। हमारे पास मैंने एक इस तरह से चूड़ी ले रखा है, इस पे मैंने एक धागा लपेट रखा है बच्चों, आप देख सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से मैंने इसके कोर पे इस तरह से मैंने धागा लपेट दिया है। ठीक है ना, इसके परिधि पर। ठीक है ना बच्चों, अब गौर से देखना, इस तरह से मैंने लपेट दिया है। ठीक है, तो ये धागा एक तरह से फिलहाल ये एक परिधि है वृत्त की। ठीक है ना, वृत्त की परिधि नजर आ रही है। अब इसको मैं खोल देता हूं तो वृत्त की परिधि आपको नजर आ गई। ठीक है, इसको मैं खोल देता हूं, इस धागे को मैं ऐसे खोल देता हूं। ठीक है ना, तो ये जो लंबाई नजर आ रही है इस धागे की, ठीक है ना, इस धागे की लंबाई आप देख सकते हो, ये वृत्त की परिधि है। फिलहाल ये इस शक्ल में हो गई है। अब इसको हम इसके व्यास पे नापते हैं। आप गौर से देखते जाओ, इस तरह से ये व्यास हो गया, ये व्यास हो गया। ठीक है ना, अब इतने कितने व्यास बनते हैं आप गौर से देखना और समझना। एक व्यास हो गया, इसको मैं राउंड कर देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। तो दूसरा व्यास हो गया, इस तरह से मैंने इसको फिर से राउंड कर दिया तो तीसरा व्यास हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर से देखना बच्चों, यहाँ थोड़ा सा बच भी रहा है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, थोड़ा सा बच भी रहा है। तो आपने क्या समझा इससे कि ये जो परिधि है व्यास का 3 गुना होता है, व्यास का 3 गुना। ठीक है ना, 3 व्यास इसमें लग गए। कितने व्यास लग गए, ये परिधि था है ना, ये धागा क्या था, परिधि था, पर व्यास मैंने व्यास में इसको मापा तो कितना आया भाई, 3 व्यास निकले, उसमें थोड़ा सा हिस्सा बचा भी। तो इसलिए पाई का मान जो लिखा जाता है ये 22/7 भी लिखा जाता है लगभग के तौर पर, और 3.14, यानी कि ये जो परिधि होता है इस व्यास का 3 गुना होता है, 3 गुना और थोड़ा सा अधिक। तो जो थोड़ा सा अधिक हमें नजर आ रहा था इस धागे में, थोड़ा सा अधिक, ये वही अधिक है। ठीक है ना, इस तरह से हम
समझेंगे। अभी हम समझेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और उसका सूत्र पाई आर स्क्वायर कैसे बनता है, वो हम देखेंगे। ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले हम एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख रहे हो ये वृत्त, इसका अंदर का पूरा पार्ट जो है, यही जगह जो है, इसी को कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, ये पूरा हिस्सा अंदर का। ठीक है ना बच्चों। अभी इसका सूत्र कैसे बनता है, इसका सूत्र पाई आर स्क्वायर कैसे बनता है, इसको हम समझेंगे। गौर से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं आप ध्यान से देखते जाओ। ये सेंटर हो गया। आप इस तरह से एक लाइन खींचते हो इस पे, इस तरह से। ये जो लाइन है सेंटर से आधी दूरी, ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये सेंटर से आधी दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ऐसे हम अनगिनत त्रिज्या खींच सकते हैं ना, हमने शुरू में ही सीखा। तो इस तरह से हम इसमें पार्ट पार्ट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, व्यास खींच लेते हैं इसमें इस तरह से। ये मैं खींच रहा हूं व्यास, तो वृत्त के हिस्से हो रहे हैं ना, इस तरह से हो रहे हैं। अब इन हिस्सों को मैं कैसे सजाऊंगा, आप गौर से देखना। ये इतना सा नीचे वाला हिस्सा आप गौर से देखना, नीचे वाला हिस्सा किस तरह से दिखाई आपको दे रहा है। नीचे वाला हिस्सा आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से। ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा क्या है, कर्व है, ये सीधी लाइन नहीं है। ठीक है ना। और ये क्या चीज है? वृत्त की त्रिज्या। आपको पता है ना, ये वृत्त की त्रिज्या। ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूं, ऊपर वाला हिस्सा, इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन है? ये है, ये। इसको मैं यहां पे फिट करता हूं, यहां पे ये वाला हिस्सा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह का। ठीक है ना। अब इसी तरह से आप ये वाला हिस्सा डालो तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर ऊपर वाला हिस्सा डालो तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो चलते चलते आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, इस तरह से बन जाएगा, है ना। आपको ये, इसको मैं और बारीक करके अगर दिखाऊं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसमें अगर मैं इस तरह से लाइन खींचता मैं, है ना, इस तरह से, ये सेंटर पे आनी चाहिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा ना, ये जो कर्व है ना, ये कर्व नहीं रह जाएगा एक सीधी लाइन। अभी तो ये हमें कर्व नजर आ रहा है ना, पर एक समय ऐसा आएगा, अगर मैं इस तरह से खींचूं, इस तरह से लाइन, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये यहीं से आएगा, इस तरह से, इस तरह से। तो आप गौर से देखना, इस तरह से मैं अगर ऐसे खींचूं, इस तरह से, इस तरह से, तो आप देख सकते हैं इस तरह से इन लाइनों को, इन जो ये जो सेक्टर हैं, इनको मैंने थोड़ा और घना किया इन लाइनों को, तो इस तरह से कुछ बन रहा है। तो जब मैं इनको इस तरह से फिक्स करूंगा ना, नीचे वाले सेक्टर्स को और ऊपर वाले सेक्टर्स को इस तरह से मैं फिक्स करूंगा, तो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से वो नजर आएंगे। तो ये जो आपको ये जो नजर आ रहा है वो कैसा नजर आ रही है? ये आपको दिख रहा होगा आयत की तरह। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। याद से याद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये आकृति आयत की तरह हमें नजर आ रही है। ये जो लाइन है
वो क्या है और ये जो लाइन है वो क्या है। फिलहाल ये आयत की चौड़ाई आप कह सकते हो और ये लंबाई कह सकते हो। तो ये क्या है, तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। और ये क्या चीज़ है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है जो कि कर्व है, ठीक है ना, ये परिधि है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले के हिसाब से परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो ये वाला हिस्सा जो है फिलहाल आधा हिस्सा है, तो ये आधा हिस्सा नीचे का हिस्सा हो गया पाई r और फिर ऊपर का हिस्सा भी पाई r। अब गौर से देखो बच्चों कि ये क्या चीज है, ये जो है वो वृत्त की परिधि ही है, उसको इस तरह से हमने सेट किया हुआ है। और फिर ये क्या चीज है, वृत्त की त्रिज्या, ये वाला पार्ट है ये, ठीक है ना। अब आप क्या जानते हो, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर ये दोनों लंबाई चौड़ाई है तो सूत्र क्या होने चाहिए, आप खुद देख लो। सूत्र क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई r गुने r। अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो लंबाई गुने चौड़ाई, पाई r गुने r। तो सूत्र कुछ हो जाएगा इस तरह से, पाई r स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको बात जरूर समझ में आई होगी। और इनसे, इस वृत्त से जुड़े हुए और भी जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, जैसे कि वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, वृत्त का चतुर्थांश है, इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वृत्त से जुड़ा हुआ, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।